नाज़रीन, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब आपको मालूम है कि आने वाले दिनों में डॉलर की जो कीमत है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी और महंगाई का ये आलम होगा कि पेट्रोल से लेकर बिजली तक की कीमतें आसमान से बातें करने लगेंगी। ऐसी सिचुएशन में भी पीडीएम आखिर हुकूमत क्यों हासिल करने की कोशिश करेगी? नाजरीन, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट एक अमेरिका के पॉलिटिशियन थे। ये अमेरिका के 32वें प्रेसिडेंट भी थे। इनका मानना और कहना था कि सियासत में कोई भी शय हादसे जैसी नहीं होती है, और अगर आपको कोई शय हादसा लग रही है तो मैं आपसे इस बात पे शर्त लगा सकता हूँ कि इसको प्लान ही ऐसे किया गया था। सियासत वो नहीं है जिसे आप देख रहे होते हैं, सियासत वो है जिसे आप नहीं देख पा रहे होते, और तस्वीर का वो दूसरा रुख जिसे आप नहीं देख पा रहे होते उसको समझा और परखा जा सकता है अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस पे बात करें। जी हाँ, आप देख रहे हैं फैक्ट्स विद अजीम, और आप ये भी देखें कि आज से 1 साल पहले से ही आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और इकानमी के आलमोस्ट तमाम इदारों ने इस बात की पेशनगोई कर दी थी कि आने वाले दिनों में ग्लोबल ग्रोथ जो है वो काफ़ी हद तक गिर जाएगी और इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, और जिन ममालिक ने ज़्यादा मुतासिर होना है उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर काफ़ी हद तक गिर जाएगी। पेट्रोल की कीमतों से लेकर बिजली तक की कीमतें आसमान से बातें करने लगेंगी, और ये हालात आज हम देख भी सकते हैं। लेकिन मेरा आपसे यहाँ पे एक सवाल है, जब आपको मालूम है कि आने वाले दिनों में ये हालात होने वाले हैं तो कौन सी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी सियासी तौर पर इतनी नाबालिग हो सकती है कि वो ऐसी सिचुएशन में भी हुकूमत हासिल करने की कोशिश करेगी? समझ रहे हो आप समझ रहे हो? और कौन सी मौजूदा हुकूमत इन तमाम सूरत हाल को जानने के बाद हुकूमत ना छोड़ने का सोचेगी? नाजरीन, इन सियासी पार्टीज़ के पास एक से एक फाइनेंस एक्सपर्ट मौजूद होता है। इनके पास फाइनेंस मिनिस्टर से लेकर हुकूमती मशीनरी और इकानमी के तमाम डाटा तक रसाई हासिल होती है। तो इन सहूलियात के बाद इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं रहता कि आने वाले दिनों में महंगाई और मईशत किस तरफ जाएगी। तो एक बात तो यहाँ तक तय थी कि आने वाले दिनों में अवाम को रिलीफ नहीं दिया जा सकता, और ये आज आपके सामने भी है। लेकिन हाँ, अपनी सियासत ज़रूर बचाई जा सकती है। पीडीएम के पास 3 ऐसी बड़ी वजूहात थी जिसकी बिना पे आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि अब पीटीआई की हुकूमत को साइड पे करना होगा और हमें खुद हुकूमत बनानी होगी। वो 3 बड़ी वजूहात क्या थीं उसको डिस्कस कर लेते हैं। उन 3 बड़ी वजूहात में सबसे बड़ी वजह थी पीटीआई हुकूमत का ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट देने का राइट देना। जी हाँ, पाकिस्तानी ओवरसीज़ वोटर्स की तादाद 9 मिलियन के करीब है, यानी कि 90 लाख, और 90 लाख की ये तादाद जनरल इलेक्शन के नताइज को अच्छा भला असरअंदाज कर सकती है। दूसरी बड़ी वजह पीटीआई हुकूमत का 2023 के जनरल इलेक्शन में ईवीएम मशीन का इस्तेमाल करने का फैसला। जी हाँ, अगर टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखा जाए और हम एक ऑथेंटिक और एडवांस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए ईवीएम मशीन को इम्प्लीमेंट करें तो जनरल इलेक्शन के नताइज को मजीद शफाफ बनाया जा सकता है। तीसरी बड़ी वजह थी पीटीआई हुकूमत की तरफ से पीडीएम की 2 बड़ी जमातें यानी कि नून लीग और पीपल पार्टी पर एफआईए और नैब को इस्तेमाल करते हुए बनाए गए केसेस। जी हाँ, आखिरकार बंदा फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है कि वो कब तक कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाए। फाइनली आपको इससे जान छुड़ानी पड़ती, और ये थी वो 3 बड़ी वजूहात जिनको हम अभी आने वाले टाइम में ये चेक भी कर लेते हैं कि क्या ये वजूहत वाकई दुरुस्त भी थी या ये सिर्फ हवाई बातें हैं। तो नाजरीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह यानी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोट के मामले को लेकर। नाजरीन, अगस्त 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट देने का राइट देने का फैसला सुना दिया था। अहम खबर शामिल करेंगे। बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट डालने का हक दे दिया है। ज़िमनी इलेक्शन में ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट कास्ट करने की इजाजत मिल चुकी है। तवील इंतजार जो है अब खत्म हो चुका है ओवरसीज पाकिस्तानियों का। इसी साल के अगले महीने में यानी कि सितंबर में ईसीपी ने बाई इलेक्शंस की 35 सीट पर ओवरसीज पाकिस्तानी से वोट लेने का फैसला भी किया, जो कि बाद में उसकी इनिशियल स्टेज पर ही ईसीपी पोर्टल के कुछ इश्यूज की वजह से वो फैसला वापस ले लिया गया और मौखर कर दिया गया। नाजरीन, एक बात याद रहे कि ये सब तब हो रहा है जब पीटीआई अपनी हुकूमत बना चुकी है और इमरान खान वजीर आज़म का ओथ ले चुके हैं, और ये होना भी था क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में मोस्टली तादाद जो है वो पीटीआई सपोर्टर्स की है, और पीटीआई अपनी इस स्ट्रेंथ को इलेक्शन में यूटिलाइज करना चाहेगी। खैर, इसके बाद पीटीआई हुकूमत ने 2021 में एक स्पेन की कंपनी को भी हायर किया। इस कंपनी का काम था ईसीपी पोर्टल का मुकम्मल जायज़ा ले और रिपोर्ट पेश कर।
नाजरीन, फाइनली आखिरकार बाबर अवान, जो कि उस वक्त के मशीर पार्लिमानी अमूर थे, उन्होंने एक अमेंडमेंट बिल पेश किया और इस अमेंडमेंट बिल को पास भी करवा लिया। इस बिल के तहत इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 94 में तब्दीली की गई और इसमें यह तय पाया गया कि 2023 के इलेक्शन में नादरा और ECP की कोऑर्डिनेशन से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोट्स को कंसिडर किया जाएगा। नाजरीन, दूसरी बड़ी वजह कि PDM हुकूमत क्यों हासिल करना चाहती थी वो ये थी कि PTI ने ये हतमी फ़ैसला कर लिया था कि 2023 के जनरल इलेक्शन में हम EVM मशीन का इस्तेमाल करेंगे। बाबर अवान और शहबाज गिल ने सितंबर 2021 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें उनका कहना था कि हम हर कीमत में 2023 के जनरल इलेक्शन में EVM मशीन का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हमें जिस कानूनी प्रोसेस से गुजरना होगा हम वो करेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे हर हाल में। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ऑपोजिशन को आखिर तहफ़्फ़ुज़ात क्यों? पार्लिमानी और सियासी उमूर के मुशीरान ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिज़्ब इख्तिलाफ को आड़े हाथों ले लिया। बाबर अवान ने 2013 के इंतखाबात के हवाले से बड़ा सवाल भी उठा दिया। आधी रात का वक्त था, उन्होंने आपके सामने कहा था कि मुझे 2/3 मेजॉरिटी देना। वो जिसको एड्रेस कर रहे थे वो यहाँ लिखा हुआ है कौन था? अगले इलेक्शन 2023 के, उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल होगी। आई वोटिंग के हवाले से ओवरसीज पाकिस्तानियों के तहफ़्फ़ुज़ात तस्लीम किए गए। शहबाज गिल EVM पर बातचीत की दावत देते हुए भी ऑपोजिशन पर वार करना ना भूले। शहबाज शरीफ साहब को लगता है शायद कोई तरीका बन जाए। EVM को अगर आपने कबूल करना है तो खुल के मैदान में करें। ये बैक एंड से पैगाम ना भेजें कि अगर हमजा के केसेस खत्म कर दें तो मैं EVM में आपके साथ हूँ। यहाँ पे याद रहे कि 2023 के जनरल इलेक्शन के लिए नादरा ने 2.2 अरब रुपए के बजट की दरख्वास्त भी दे दी थी ताकि इलेक्शन में EVM मशीन को बरोए कार लाया जा सके। नाज़रीन, PDM हुकूमत में क्यों आना चाहेगी, इसकी तीसरी बड़ी वजह थी PTI की तरफ से बनाए गए केसेस से जान छुड़वाना। जी हाँ, बंदा आखिर कब तक कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाए, आखिरकार आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते। तो PDM ये बात समझती थी अगर हम हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो हमें एटलीस्ट इन केसेस से भी रिलीफ मिल जाएगा। केसेस क्या थे उन पे नज़र डाल लेते हैं। दिसंबर 2019 में नैब ने हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की तकरीबन 23 प्रॉपर्टीज़ को फ्रीज़ कर दिया था और इन पर मनी लॉन्ड्रिंग और इनकम बियॉन्ड द मीन्स यानी कि आमदन से ज़्यादा ज़राए का इल्ज़ाम लगाया गया था। नैब ने इस केस में शहबाज शरीफ पर यह इल्ज़ाम भी लगाया कि शहबाज शरीफ की फैमिली ने फेक ट्रांजैक्शंस के ज़रिए फ़ॉरेन फंडिंग वसूल की और ये फ़ॉरेन फंडिंग उनके दामाद हारून यूसुफ की कंपनी से हुई है। और बात इस केस तक ख़त्म नहीं हो जाती है। अगर हम आगे चलें तो दिसंबर 2021 में FIA ने शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ चालान पेश किया जिसमें उन पर 16 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम लगाया गया। हमें याद भी है कि उस केस में 28 बेनामी अकाउंट्स भी पकड़े थे FIA ने। और बात सिर्फ नून लीग के केसेस पे ख़त्म नहीं हो जाती है। PDM की दूसरी बड़ी जमात पीपल पार्टी पर भी केसेस बनाए जाते हैं। नैब ने अप्रैल 2021 में आसिफ अली जरदारी और उनके स्टेनोग्राफर मुश्ताक अहमद पर फेक अकाउंट्स के ज़रिए 8 अरब की करप्शन का केस फाइल कर दिया। तो नाजरीन, मैंने आपको 3 बड़ी वजूहात बताई हैं जिसकी वजह से PDM हुकूमत बनाना चाहती थी। नंबर 1 ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोट का मामला, नंबर 2 EVM मशीन का इस्तेमाल और नंबर 3 PTI की तरफ से बनाए गए केसेस से जान छुड़वाना। आइए अब क्रॉस चेक भी कर लेते हैं कि आया कि ये हवाई बातें हैं या वाकई ये मामला दुरुस्त भी हैं। तो आए अब चेक करते हैं। PDM के हुकूमत बनाने के बाद ही 26 मई 2022 को नेशनल असम्बली में PTI की तरफ से पेश किए गए अमेंडमेंट बिल को PDM ने रिवर्स कर दिया। जी हाँ, अब 2023 के इलेक्शन में ओवरसीज पाकिस्तानीज वोट नहीं डाल सकेंगे। और वही हुआ जिसका खान साहब को डर था। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2017 मंजूर कर लिया गया है। साथ ही साथ EVM के खात्मे का बिल मंजूर कर लिया गया है। ये वो मशीन है जिसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहा जाता है। और PDM की हुकूमत बनाने की दूसरी वजह मैंने आपको EVM मशीन बताई थी। इसको क्रॉस चेक करने के लिए कि आया ये वजह वाकई दुरुस्त थी कि नहीं, ये वीडियो देख लें आप। अगर इमरान खान पे नो कॉन्फिडेंस ना तो सुन लें क्या होना। EVM के जरिए 2/3 मेजॉरिटी दिलवाई जानी थी इमरान खान। तीसरी वजह मैंने आपको केसेस की बताई थी, PTI की तरफ से बनाए गए केसेस से जान छुड़वाना। आइए इसको भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। नाजरीन, 11 अप्रैल 2022 को शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म का ओथ लिया और 11 मई को कोर्ट उनकी बेल कन्फर्म कर देती है। और बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती है। PDM नैब से और केसेस से कितना तंग आ चुकी थी और कितना फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी
उस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पीडीएम ने हुकूमत में आने के बाद 26 मई 2022 को नेशनल असम्बली में एक बिल पेश किया जिसमें नैब के दायरे अख्तियार को महदूद कर दिया गया, यानी कि नैब के पर ही काट दिए गए हैं। मिसाल के तौर पे तरक्याती मंसूबे या किसी भी स्कीम में की गई करप्शन नैब के दायरे अख्तियार में नहीं होगी। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। और नैब का कोई अफसर अगर मीडिया पे बयान देने की जुर्रत करता है तो उसको 10 लाख रुपए जुर्माना और 1 साल कैद हो सकता है। और इसके बाद सोने पे सुहागा ये कि नैब से ये इख्तियार भी वापस ले लिया गया कि वो आपसे टैक्स के मामले में नहीं पूछ सकते। जी हाँ, वफाकी और सूबाई टैक्सेस के बारे में नैब आपसे पूछ-गुछ नहीं कर सकती। बात ख़त्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। नाजरीन, इस बात पे मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा और आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आज पीटीआई की सियासी पोजीशन पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और पीडीएम जो 3 ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहती थी वो उसने कर ली है। पीटीआई आज पहले से ज़्यादा मकबूल हो चुकी है और पीडीएम जो चाहती थी वो उन्होंने हासिल कर लिया है। अगर कोई ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ तो वो है पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने का टारगेट। जी हाँ, इन सियासी पार्टीज़ ने अपना अपना काम तो कर लिया है लेकिन पाकिस्तान की आवाम को अभी तक रिलीफ नहीं दिया जा सकता। नाज़रीन, आखिर में मैं आपसे सिर्फ यही दरख्वास्त करूँगा कि अपने सोचने के अंदाज को बदलें। किसी भी सियासी पार्टी को अगर सपोर्ट करना है तो सबसे पहले अपने जज्बात को साइड पे रख और उस सियासी पार्टी की कारकर्दगी को जांचने के लिए इन 4 फिगर्स पे गौर करें। नंबर 1 जीडीपी, नंबर 2 करंट अकाउंट डेफिसिट, नंबर 3 ट्रेड डेफिसिट एंड नंबर 4 फॉरेन रिजर्व्स। उस सियासी पार्टी को सपोर्ट करने से पहले आप ये देखें कि जब वो हुकूमत में आई थी तो ये 4 फिगर्स क्या थे और जब उस सियासी पार्टी ने हुकूमत को छोड़ा तो तब ये 4 फिगर्स क्या थे। अगर तो उन्होंने इन 4 फिगर्स में तरक्की की है तो यकीन मानिए कि आप सही सियासी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया।